गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से नदी से संबंधित और नदी अपरदन से संबंधित जो इस्तेलाह करते हैं वो किस प्रकार की है और कौन कौन सी जो इस्तेलाह करते हैं वो नदी अपरदन से संबंधित है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं नदी निर्मित अपरदन से संबंधित, यानी अपरदन से निर्मित जो इस्तेलाह करती है उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं वी आकार की घाटी के बारे में, यानी नदी जब चलती है पहाड़ों के बीच में, तो नदी जब पहाड़ों के बीच में चलती है तो वहाँ पे वेग भी तेज होता है नदी का, और जब वो ढलानों में उतरती है तो वहाँ पे तीव्र गति से उसका जो जल है नीचे की ओर आता है, तो वहाँ पे वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है। जैसे मान लो कोई नदी है यहाँ से, तो ये यहाँ पे मान लो कहीं पे चलती है तो यहाँ पे धीरे धीरे ये वी आकार की घाटियों का निर्माण, ये दो पहाड़ियों के बीच में यहाँ पे नदी वी आकार की घाटियों का निर्माण कर देती है ये वाला। और ये घाटियाँ जब तीव्र ढाल होता है नदी का तो ये घाटियाँ गहरी होती जाती है। तो नदी सबसे पहले जो आपकी वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है पहाड़ों के मध्य। जब नदी यहाँ से चलती है तो अपने मार्ग को धीरे धीरे वो क्या करती है, अपर्दित करती रहती है। और अपर्दित करते करते ये देखो, ये जो इस प्रकार की मान लो कोई चट्टान है, ये इस प्रकार के, तो वहाँ पे नदी इस प्रकार की घाटी का निर्माण कर देती है। अंग्रेजी के वी अक्षर के समान, ये अंग्रेजी का वी अक्षर है, इसे अपन कहते हैं वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी, ये हो गया आपका वी आकार की घाटी। यानी नदी जब पहाड़ों के मध्य से होकर चलती है तो धीरे धीरे यहाँ से क्या कर देती है, ये देखो मैं डॉट लाइन कर रहा हूँ, यहाँ से धीरे धीरे अपर्दन कर देती है, पहाड़ी भाग को अपर्दित कर देती है। तो ये क्या हो जाता है, वी आकार की घाटी। और वी आकार की घाटी जब वी आकार की घाटी, ये देखो ये इस प्रकार से और ज़्यादा गहरी हो जाती है इस प्रकार से ये, तो इसे अपन क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी को ही अपन जब गहरी और संकरी हो जाती है इसे अपन गार्ज कहते हैं। वी आकार का जो संकरा रूप या वी का बड़ा रूप वो क्या कहलाता है, गार्ज। और गार्ज का जो बड़ा रूप है ना, एकदम संकरा रूप, ये आपके क्या कहलाता है, ये आपके कहलाता है कैनियन। क्या कहलाता है, कैनियन। तो आपको तीनों इस्तेलाकृतियों के रूप में ध्यान रखना है। जब नदी घाटी पहाड़ों के बीच में, या नदी जब युवा अवस्था में हो, या नदी जब पर्वतीय भाग पर हो, उच्च भाग पर हो, तो नदी क्या करती है, धीरे धीरे घाटी का अपर्दित करती रहती है, नदी घाटी को अपर्दित करती रहती है। और इस प्रकार से वी आकार, अंग्रेजी के वी अक्षर के समान क्या करते थे, एक घाटी का निर्माण करते, जिसे अपन वी आकार की घाटी कहते हैं। और वही वी आकार की घाटी जब अधिक गहरी हो जाती है और इसके जो किनारे अधिक तीव्र ढाल वाले हो जाते हैं, और ये अक्सर वी आकार हमेशा बीच में से जो संकरा हो जाता है, अधिक गहरा और संकरा, और इसका ढाल तीव्र हो जाता है, तो इस प्रकार के जो इस्तेलाकृति बनती है इसे अपन क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। यानी वी आकार से ही फिर आगे क्या बनता है, गार्ज बनता है। और गार्ज से फिर देखो, अब गार्ज थोड़ा चौड़ा होता है, और गार्ज का और न्यूनतम संकरा रूप और बड़ा रूप अपन कह सकते हैं वो है आपका कैनियन कहलाता है। और कैनियन का उदाहरण है अमेरिका की जो कोलोराडो नदी है, वहाँ पे एक कैनियन पाया जाता है, ग्रांड कैनियन पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है ग्रांड कैनियन। कौन सी नदी पे है, तो आपको ध्यान रखना कोलोराडो नदी पे है। कौन से देश में है, तो अमेरिका में, यानी यूएसए में है। और महाद्वीप पूछे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और जो आपके गार्ज का उदाहरण है, जो आपके जो स्वर्ण रेखा नदी है वो आपके रांची के पठार में, स्वर्ण रेखा नदी है वो आपके रांची के पठार में है, यानी रांची का जो पठार है वहाँ पर हुंड्रू गाग प्रभाव बनाती है। हुंड्रू गाग ये वाला आपका प्रपात बनाती है, ठीक है ना, गार्ज बनाती है। तो ये दोनों उदाहरण आपको ध्यान है। रांची के पठार में स्वर्ण रेखा नदी द्वारा हुंड्रू गाग गोर्ज का निर्माण किया जाता है। और कैनियन जो आपके उदाहरण है यूएसए में, यूएसए में नदी कौन सी है, कोलोराडो नदी पर ग्रांड कैनियन है विश्व का सबसे बड़ा। अब अपन अगली इस्तेलाकृति के बारे में बात करते हैं, तो ये आता है आपके जलप्रपात। और जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है, देखो जलप्रपात जैसे ऊर्ध्वाधर जलप्रपात भी हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है, कहीं पर कठोर चट्टाने, कहीं पर कोमल चट्टाने जब पीछे खिसकते सकते हैं। तो देखो ये जैसे मान लो कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, और यहाँ से मान लो जल आता है, यहाँ से जल जब नीचे गिरता हो, ये जो नदी का को जल है ये इस प्रकार से नीचे गिरता, तो नदी में जो ये देखो ये इस चट्टान की जो परतें हैं, ये आपके देखो अलग अलग प्रकार की संरचना हो सकती है।
ये अलग अलग प्रकार की संरचना हो सकती है नदी की, ठीक है। तो ये जो चट्टान की जो संरचना है, कोई कोमल होगी, कोई कठोर होगी, कोई अधिक कठोर होगी, तो ये धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, इस चट्टान का धीरे धीरे यहाँ से अपरदित होता रहेगा। जैसे मान लो ये कठोर है, तो ये तो यही रहेगी कठोर चट्टान, और धीरे धीरे इस प्रकार से ये यहाँ से कटाव होते होते ये पीछे चलता है, यानी यहाँ से फिर नदी का जल ये इस प्रकार से नीचे आएगा। तो इस प्रकार की जो आपके स्थलाकृति बनती है, इसे अपन क्या कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं। यानी जब चट्टानें कहीं पर कठोर हो, कहीं पर आपके मान लो कोमल चट्टानें हो, और जब नदी का जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो बहुत ही ऊंचाई से गिरता है, तो यहाँ पे जल प्रपात का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, जल प्रपात का निर्माण हो जाता है। और धीरे धीरे ये चट्टान देखो पीछे खिसकना शुरू हो जाती है, ये धीरे धीरे इसका क्या अपरदन होना शुरू हो जाता है, ये इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, अपरदन शुरू हो जाता है। अब ये हो गया आपका जल प्रपात। एक अपन ने पढ़ा जल प्रपात के बाद में अवनमन कुंड। ये देखो राजस्थान में एक अपन भारत की बात करते हैं तो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, या गरसोपा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो भारत का है। तो ये आपके जलप्रपात का उदाहरण हो गया शरावती नदी पर महात्मा गांधी। या अब देखो अवनमन कुंड क्या होता है, ये जब जलप्रपात का जो पानी है, ये जो जलप्रपात का पानी जब यहाँ पे नीचे गिरेगा तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, और जो स्थलाकृति या गड्ढे का निर्माण हो जाएगा, इस प्रकार से गड्ढे का निर्माण, ये क्या हो गया, ये गर्त का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार के गर्त या इस प्रकार के खड्डे को ही अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं अवनमन कुंड। ये जो कुंड बन गया ये, और ये कुंड धीरे धीरे क्या होगा, जब जल ऊपर से पानी ऊपर से गिरेगा तो धीरे धीरे यहाँ से जो संरचना है वो धीरे धीरे यहाँ पे जो चट्टान है वो टूटती जाएगी और एक कुंड का निर्माण कर देगा। और जब उसमें जलप्रपात का पानी गिरेगा तो इसे अपन क्या कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं। तो ये भी संरचना आपको ध्यान रखनी है। जलप्रपात तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, और नीचे जो आपकी जो घटना बन रही है इसको अपन क्या कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं। अवनमन, ये हो गया अवनमन आपका कुंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अवनमन कुंड क्या है, यानी जलप्रपात का जो पानी ऊपर से गिरता है तो नीचे एक गड्ढे नुमा संरचना का निर्माण होता है, और उस गड्ढे नुमा संरचना में जब पानी पड़ता है तो उसे अपन अवनमन कुंड कहते हैं। एक दिया हुआ है आपकी श्रीपिकाएं। देखो श्रीपिकाएं क्या होती है, जिससे देखो यहाँ आपको आकृति से समझना ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। जैसे देखो स्थलाकृति, ये कोई मान लो चट्टान है, ये इस प्रकार की चट्टान है। जब ये चट्टान धीरे धीरे इस रूप में आ जाएगी, ये चट्टान है धीरे धीरे इस रूप में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये चट्टान देखो ये कठोर है, ये कोमल है, ये वापस कठोर आ गए, ये वापस कोमल आ गए। तो जब कठोर चट्टान, कोमल चट्टान, कठोर चट्टान ऐसे आएगी, तो देखो कठोर चट्टान है, यहाँ से पानी आएगा तो ये तो हटेगी नहीं, और कोमल चट्टान आएगी तो यहाँ से क्या कर देगी, यहाँ इसके अप्रदन कर देगी। फिर ये कठोर चट्टान आ गई, फिर यहाँ से वापस अप्रदन कर देगी, यहाँ से वापस। तो किस प्रकार की स्थलाकृति बन जाएगी, देखो इस प्रकार की मैं आपको बड़ी स्थलाकृति बना के बता, ये इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाएगी। तो इसे अपन क्या कहते हैं, श्रीपिकाएं। जब नदी उच्च भाग से या अपन कह सकते हैं पर्वतीय भाग से गुजरती है तो वहाँ पे छोटे छोटे जहाँ कहीं पर लंबोत चट्टानों में, जहाँ कहीं कठोर चट्टानें, कहीं आपकी कोमल चट्टानें, इस प्रकार की जो समांतर क्रम में मिलती है तो वहाँ पे छोटे छोटे कुंड का निर्माण कर देती है। ये देखो छोटे छोटे, जहाँ से अपर्दन हो जाता है, एक भाग कठोर है, दूसरा कोमल है, दूसरा तीसरा कठोर है, चौथा कोमल है, इस प्रकार से। तो ये धीरे धीरे इस प्रकार की जो संरचना बन जाती है, इसे अपन क्या कहते हैं, श्रीपिकाएं कहते हैं, इसको श्रीपिकाएं कहते हैं। अब देखो अगली बात, जैसे मान लो कोई नदी का ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे नदी का जो जल आते आते कहीं एक जगह पे क्या कर देगा, यहाँ पे होल कर देगा। यानी जब नदी का पानी यहाँ आएगा ये इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या होगी, ड्रिलिंग क्रिया होगी। जब नदी का पानी आएगा तो एक छोटा सा अपर्दन हो जाएगा, और उस छोटे से अपर्दन वाले चट्टान वाले टुकड़े में पानी गोल गोल घूमता रहेगा, ऐसे ड्रिलिंग मशीन की तरह, और वो गड्ढा क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा।
और वो गड्ढा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, और उसी को अपन क्या कहते हैं, जल गृतिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जल गृतिका कहते हैं। आपने ड्रिल मशीन देखी होगी होल करने वाली, या बड़ी मशीन में अपन ने ट्यूबवेल गाड़ी से जैसे वो ट्यूबवेल खोते हैं तो अंदर वो ड्रिलिंग होती रहती है और रेत बाहर आती रहती है। तो ऐसा का ऐसा जब यहाँ पे उच्च क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जब कोई कठोर चट्टान के ऊपर से पानी गुजरा हो और कहीं पे थोड़ी सी मान लो कमजोर चट्टान है या कोमल चट्टान है, तो वहाँ पे जैसे एक बार धीरे धीरे अपर्दन हो गया तो धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, अपर्दन होता जाएगा और ये पानी दो गोल गोल गति क्रिया करता रहेगा, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा और वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कभी जैसे आप अपने घर पे जैसे नल के जो पाइप होता है उस पाइप से आप मुलायम मिट्टी में आप उस पाइप को ऐसे रखना, तो जैसे ही जहाँ पानी गिरेगा वहाँ से धीरे धीरे गड्ढा हो जाएगा और पानी चारों ओर घूमता रहेगा। या आप इसको कैसे देख सकते हो, आप अपने घर पे एक बाल्टी भरना और फिर उसके अंदर अपने नल से पाइप से आप उसके अंदर रखना, तो जहाँ पानी रहेगा वहाँ पे ड्रिलिंग होती रहेगी और पानी उसके चारों ओर गोल गोल घूमता रहेगा और इस प्रकार से एक बड़े छिद्र का निर्माण कर देगा। और उसी छिद्र को ही अपन क्या कहते हैं, जल गृतिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जल गृतिका कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि अगला अपन के पास में इस्तेलाह करते हैं नदी वेदिका। देखो नदी वेदिका क्या होती है, जब कोई चट्टान का दोनों तरफ से अपर्दन हो जाए। जैसे मान लो ये कोई बड़ी चट्टान है, ये बड़ी चट्टान है और इस बड़ी चट्टान का इस प्रकार से अपर्दन हो जाए, ये इस प्रकार से अपर्दन हो जाए और ये इस प्रकार की स्थलाकृति बने, यानी दोनों तरफ से, एक तरफ ये हो गया ए भाग और एक तरफ ये हो गया आपका बी भाग। जब किसी भी चट्टान के दोनों तरफ से धीरे धीरे अपर्दन होना शुरू हो जाए तो इस प्रकार की संरचना को अपन कहते हैं नदी वेदिकाएं कहते हैं। ये इसके जो पार्श्व वाले किनारे होते हैं ये थोड़े से तीव्र गति से अपर्दित होते जाते हैं और ये बीच वाला क्षेत्र एकदम बिल्कुल अपन ऐसा कह सकते हैं सीढ़ी नुमा भी हो सकते हैं। तो दोनों तरफ से जब किसी चट्टान का अपर्दन हो जाए और इस प्रकार सीढ़ी नुमा जैसी संरचना बन जाए उसे अपन क्या कहते हैं, नदी वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी वेदिका कहते हैं। अब अगला अपन पढ़ते हैं अंतःकर्तित विसर्प, यानी ये जो नदी वेदिका है इसी को ही जब अधिक गहरा हो जाए और इतना ज़्यादा गहरा हो जाए, इनकी जो लंबाई है, जो आपकी गहराई है वो और अधिक गहरे हो जाए, इसे अपन क्या कहते हैं, अंतःकर्तित विसर्प भी कहते हैं। विसर्प का मतलब मोड़, तो ये अंतःकर्तित विसर्प भी कहते हैं। और नदी वेदिका और जो ये विसर्प है ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको नवोन्मेष इस्तेलाकृतियों में बताया था। नवोन्मेष या इसको अपन कहते हैं पुनर्निर्माण, इसको कहते हैं बहुचक्रीय प्रक्रिया। अब देखो ये नवोन्मेष होता क्या, जैसे किसी भी स्थलाकृति का निर्माण मान लो 10 साल में होना है, मान लो एक समय बता दे उदाहरण के तौर पर, मान लो ये कोई पर्वत है, ये पर्वत पूरा बनने के लिए कितने 10 वर्ष लगते हैं, 10 वर्ष लगते हैं। लेकिन बनने से पूर्व ही ये इतना इसका उत्थान हुआ मान लो ये 5 वर्ष में हुआ। उत्थान कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। और उसके बाद में धीरे धीरे वापस अपर्दन होना शुरू हो जाएगा। फिर यानी बीच में उत्थान पूरा हुआ ही नहीं और बीच में अपर्दन शुरू हो गया, फिर वापस अगले 2-3 साल बाद में वापस उत्थान हो रहा। यानी जो प्रक्रिया पूरी बननी चाहिए थी लेकिन पूरी बनी और बीच में ही उसका अपर्दन शुरू हो गया, तो यानी उसमें जो बनने के लिए एक चक्र पूरा होना चाहिए लेकिन उसमें बनने से पहले ही वो दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। यानी पहले चक्र में उत्थान हो रहा, दूसरे चक्र में अपर्दन हो रहा, तीसरे में वापस उत्थान हो रहा, चौथे में अपर्दन हो रहा। इस प्रकार से जिस स्थलाकृति को बनने के लिए 10 वर्ष लग रहे थे उससे पहले ही उसमें कुछ अन्य क्रियाओं के द्वारा पुनः उत्थान हो रहा है या अपर्दन हो रहा है। तो इस प्रकार को अपन क्या कहते हैं, नवोन्मेष स्थलाकृति, पुनर्यौवन या एक से अधिक चक्र में बनने वाले स्थलाकृति कहते हैं। एक होता है समप्राय मैदान। तो और समप्राय मैदान होता क्या, देखो जब नदी अपने अंतिम स्टेज में होती है, जैसे नदी की जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वर्धावस्था, तो वर्धावस्था के अंदर जब नदी क्षैतिज अपर्दन ज़्यादा करती हो, और उस समय जो निक्षेप वाले जो नदी के परिवेश में जो निक्षेपित पदार्थ अधिक हो जाते हैं तो नदी का पानी है वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है और नदी किसी भी क्षेत्र को क्या कर देती है, अपर्दित करके एकदम समतल बना देती है। जैसे मान लो ये बड़ी चट्टान है, देखो इसका किस प्रकार से समझना, ये इस प्रकार की कोई चट्टानी संरचना, ये इस प्रकार के, और ये चट्टान धीरे धीरे अंतिम अवस्था में आते हुए इस प्रकार लगभग यहाँ अपन कह सकते हैं
लगभग समतल या समप्राय, ये होता है मैदान, लगभग समतल या समप्राय मैदान। तो देखो ये 1 नंबर अवस्था थी, प्रथम अवस्था, और ये लास्ट अवस्था, अंतिम अवस्था। जब अंतिम अवस्था में इस प्रकार से जो संरचना, यानी इतने बड़े जो पर्वत पठार या जो रेत के टीले थे, ऊंचे स्थान थे, उबड़ खाबड़ स्थान थे, वो धीरे धीरे लगभग समप्राय यानी समतल होते गए। इस प्रकार से जो बनी स्थलाकृति को अपन समप्राय मैदान भी कहते हैं। समप्राय मैदान, समप्राय मैदान का निर्माण नदी के अपर्दन से होता है। देखो ये ध्यान रखना, अपर्दन से होता है। नदी के अपर्दन से किसका निर्माण हो? समप्राय मैदान का। और जबकि आपको क्या ध्यान रखना है? बाढ़ का मैदान। और बाढ़ का जो मैदान होता है ना, इसका निर्माण होता है निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा, यानी बाढ़ के द्वारा। जैसे मान लो ये उबड़ खाबड़ भाग था, मान लो, देखो आपको समझा दे, जैसे मान लो ये कोई भाग था, ये उबड़ खाबड़ भाग था, ठीक है। और उबड़ खाबड़ भाग के बाद में इसमें अंतिम अवस्था में इस प्रकार हो गया, यानी यहाँ पे जो निक्षेप के बाद में क्या हो गया, यहाँ पे मिट्टी के छोटे बड़े जो कण हैं या मिट्टी के जो टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर है, वो जमा हो गए और एक समतल मैदान का निर्माण कर दिया। तो ये होता है बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। तो बाढ़ के मैदान का निर्माण तो निक्षेप प्रक्रिया द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखना, निक्षेपण का उदाहरण है। और समतल जो समप्राय मैदान का उदाहरण है, ये आपके अपर्दन की क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में पढ़ा वी आकार की घाटी, गार्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है, जलप्रपात क्या होता है, श्रीपिकाएँ क्या होती है, अवनमन कुंड क्या होता है, जल गर्तिकाएँ क्या होती है, नदी वेदिकाएँ क्या होती है, अंतःकर्तित विसर्ग क्या होता है, और समप्राय मैदान क्या होता है। और एक मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया, बाढ़ का मैदान क्या होता है। तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।